नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष चर्चा हम कर रहे हैं प्रोफेसर वाल्मीकि जी से। डॉक्टर वाल्मीकि जी, आपका नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और नूतन मार्केट परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर वाल्मीकि कुमार, आप राम जयपाल कॉलेज में काफ़ी समय से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपने विवेकानंद जी के जीवन चरित्र के ऊपर आपने शोध कार्य भी किया है तथा रामकृष्ण मिशन छपरा से जुड़कर आप सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। सर, आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती है। हम लोग जानना चाहेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और राजनीतिक दर्शन के ऊपर। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन और राजनीतिक दर्शन पे आप प्रकाश करें। जी, लाल बहादुर शास्त्री का जीवन जो है वाकई में एक सरल और सादगीपूर्ण था। मैं आपसे ये कहूँ कि न भूतो न भविष्य, ना कभी उनके जैसा अतीत में कोई आदमी हुआ था, न भविष्य में कोई हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन देखा जाए, अगर बचपन का जीवन देखा जाए तो काफ़ी संघर्षपूर्ण है। जिस तरह अग्नि में तप कर सोना निखर जाता है, उसी तरह शास्त्री जी का जीवन जो था अग्नि में, संघर्षों की अग्नि में तपे हुए सोने की तरह निखरा हुआ जीवन था। शास्त्री जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण हुआ। जब वो 18 महीने के हुए उनके पिताजी गुजर गए। उनके पिताजी एक शिक्षक थे, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव नाम था, और माता का नाम राम दुलारी देवी था। और ये हुआ, उसके पिताजी फिर राजस्व विभाग में एक क्लर्क भी बने। लेकिन उनके निधन के बाद शास्त्री जी की माता उनको ननिहाल में लेकर चली गई। वहाँ पे उनके ननिहाल में पालन पोषण हुआ और प्राथमिक शिक्षा उन्होंने ननिहाल में हासिल किया। उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने भी काफ़ी मदद किया। बाद में हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरिचंद हाई स्कूल से शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई। अपने चाचा के हाथ आ गए, चाचा ने भी काफ़ी मदद किया। और शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से स्नातक की उपाधि धारण करने के बाद शास्त्री अपने नाम में लगा दिया। शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे कि श्रीवास्तव टाइटल का, जाति स्वरूप टाइटल का उन्होंने बहिष्कार किया और शास्त्री शब्द लगाया अपने टाइटल। उसके बाद शास्त्री जी 1920-21 में महात्मा गांधी के आंदोलनों से जुड़े हैं, असहयोग आंदोलन से जुड़े। 1930 में नमक सत्याग्रह से जुड़े। उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी शास्त्री जी ने प्रमुख भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो, शास्त्री जी ने उसे मरो या मारो में बदल दिया और 11 दिनों तक भूमिगत रह के आंदोलन किया। शास्त्री जी अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान ही यानी भारत सेवक संघ से उन्होंने जुड़ा और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पुरुषोत्तम दास टंडन जो सेवक संघ के जो उस समय सबसे प्रमुख थे, उन्हीं के संपर्क में आए। उसके बाद इलाहाबाद में नेहरू जी के संपर्क में आए और कांग्रेस से जुड़ गए और उनका कद राजनीति में ऊंचा होता गया। ऐसे करते 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 वो उत्तर प्रदेश का जो है सचिव बनाए गए कांग्रेस के। और ये गोविंद वल्लभ जो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे, उनके मंत्रिमंडल में उन्हें जो है यातायात, परिवहन विभाग और पुलिस मंत्रालय बना। और शास्त्री जी ने फर्स्ट महिला कंडक्टर का बहाली किया। और दूसरी बात यह है कि पुलिस विभाग में होते हुए भी उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि पब्लिक के ऊपर कभी भी लाठी चार्ज नहीं किया जाए। आंदोलनकारियों को लाठी चार्ज कभी नहीं किया जा सकता है। उस पर पानी की फुहारे और बौछार के उड़ते हुए तभी से प्रचलन चल रहा है। और शास्त्री जी जो है उसके बाद रेल मिनिस्टर भी बने। रेल मिनिस्टर के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू का जो मंत्रिमंडल शुरू हुआ, रेल मंत्री भी बना। अच्छा सर, ये शास्त्री रेल मंत्री और कुछ बातें बता दूँ। रेल मंत्री बनने के बाद भी हादसा में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया
ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने गृह मंत्री भी बने और गृह मंत्री से प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी नेता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप किस तरह देख रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रधानमंत्री का जो कुर्सी थी, उन्होंने कुर्सी को बहुत ही किस तरह की गरिमा प्रधानमंत्री की होती है, इसका उन्होंने खुद निर्माण किया बिल्कुल सादगीपूर्ण ढंग से। शास्त्री जी के पहले नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, शास्त्री जी द्वितीय प्रधानमंत्री थे और एक सफल प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश के आम जनता किस तरीके से जीवन यापन करती है, देश के आम किसान की वेशभूषा क्या है, उसी वेशभूषा में अपने आप को रखा। कभी प्रधानमंत्री होने का उन्हें मलाल नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो कोट पैंट पहनूँ, महंगी दुकानों में जाऊँ। उनके पास मात्र 2 धोती कुर्ता रहते थे, खादी की बनियान रहती थी, एक झोला रहता था। यहाँ तक कि जब वो ताशकंद समझौते में जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमारी धोती फट गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसानों का प्रधानमंत्री हूँ, मैं मजदूरों और गरीबों का प्रधानमंत्री हूँ। इसीलिए इसे वो अपने हाथों से सील कर और उसे पहनने लगे ताशकंद समझौता में। यहाँ तक कि उनके जूते जब फट गए थे तो उसको अपने सेक्रेटरी से कहा कि जाओ भाई जूते का प्रबंध करो। अच्छा जूता लाया। उन्होंने कहा कि कितने का लाया, तो इतना दाम में लाया। भारत के आम जनता, साधारण जनता एक जूते जितनी कीमत के पहनती है, उसी जूते को आप लाओ। उन्होंने कहा कि 20 रुपये का 20 रुपये ही लाओ। और बिल्कुल जिस तरह आम जनता जीती थी, उसी तरह शास्त्री जी अपने जीवन यापन करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1965 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था, शास्त्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया कि हम लोग धन की बचत करें, बिल्कुल सादगीपूर्ण ढंग से जिए। और उन्होंने खुद अपने घर के जितने सारे नौकर चाकर थे सबको उन्होंने नहीं आने को हटाया और खुद अपने हाथों से काम किया। ऐसा कोई प्रधानमंत्री जिसका जीवन बिल्कुल सरल था, जिन्होंने स्वदेशी को बढ़ाया। उस समय भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आने को थी, लेकिन शास्त्री जी ने कभी आने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण कि 250 वर्षों तक गुलामी झेलनी पड़ी। फिर हम नहीं चाहते कि विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए और गुलामी की ओर हम सब बढ़े, इसीलिए स्वदेशी चीज़ों को, संसाधनों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया। उन्होंने देश के जवानों पर खर्चा किया, देश के किसानों को मनोबल को बढ़ाया, महत्व दिया। इसलिए स्वदेशी संसाधनों को महत्व ज़्यादा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, इसलिए उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सरल और स्वदेशी था। अच्छा, जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम बहुत क्या कहते हैं, आर्थिक संकट से देश गुजर रहा था और खासकर अन्न की कमी देश में थी। सही ढंग से अन्न का उत्पादन नहीं हो पाता था। अमेरिका और अदर कंट्री से, देशों से अनाज आते थे, गेहूँ और मक्का अमेरिका से आता था। तो उसमें शास्त्री जी ने उस परिस्थिति को किस तरह से उन्होंने 1962, एक तो 1947 में हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले भारत पाक का विभाजन का जो जख्म है उछलना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था। उसके बाद जो है 1962 में चाइना का भी आक्रमण हुआ, जिससे भारत को बहुत नुकसान हुआ, बहुत आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। शास्त्री जी ऐसे दौर में बने, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये आ गया था। जवाहरलाल नेहरू ने किसी ने अपना राजनीतिक बारिश नहीं छुड़ा था, क्योंकि 2 व्यक्ति देवदार थे, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन कांग्रेस सिंडिकेट सदस्यों ने शास्त्री जी को ज़्यादा महत्व दिया, उनके सरल व्यक्तित्व के चलते। तो शास्त्री जी ने इस आर्थिक दौर में जो है भारत पाक युद्ध उस समय शुरू हो गया था। पाकिस्तान ने यह सोचकर हमला किया कि भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसमें हम लोग सफल हो सकते हैं। लेकिन शास्त्री जी ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को भूल चुकाया। और जब युद्ध चल रहा था, इस पीरियड में देश संकट से गुजर रहा था, अमेरिका की ओर से जो गेहूँ आता था उसका नाम था PL 480। PL मतलब पब्लिक लॉ। अमेरिका जब किसी को मदद करता है किसी में, तो उसे PL लगा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ धारा इतना, क्षेत्र धारा इतना, 1 से इतना, उसी तरह अमेरिका का PL 480 जो गेहूँ था बिल्कुल रद्दी गेहूँ था। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे शर्तों को स्वीकार नहीं करते हो तो ये गेहूँ देना बंद। शास्त्री जी ने कहा कि बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। और उन्होंने अपने एक मीटिंग बुलाई पूरे देशवासियों को,
लगभग 1-2 लाख लोग दिल्ली के मैदान में जुटे हुए थे। शास्त्री जी ने आह्वान किया कि हम देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसीलिए सभी लोग खूब मेहनत करें और एक दिन का उपवास करें, सोमवार का उपवास करें। शास्त्री जी ने सोमवार का उपवास, जो शिव जी का उपवास नहीं था, शास्त्री जी कहते हैं वो उपवास था, लोगों ने सोमवार को उपवास शुरू कर दिया और इससे जो है काफ़ी अन्न की बचत हुई। और दूसरी बात कि लोग जहाँ भी सरकारी ज़मीन चाहे कोई भी ज़मीन में अन्न का उत्पादन करने लगे और वो संकट जो है दूर हो गया। इस तरह शास्त्री जी ने आर्थिक हालात से लिखा। और सब एक और बात बताऊँ आपको, दूसरी बात है कि शास्त्री जी, पहले मैं बताया कि शास्त्री जी ने अपने जितने घर के जो है अपनी पत्नी से कहा कि देखो देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तुम जो है कितने में घर खर्च चला सकते हो। उन्होंने कहा कि 300 रुपये। शास्त्री जी ने 275 रुपये दिए और बोला कि इसमें सिर्फ 25 रुपये की बचत करो। उन्होंने अपने एक बाई आती थी काम करने वाली, कपड़ा धोने वाली, उसको उन्होंने हटा दिया कि तुम चली जाओ, मैं खुद कर लूँगा। सफाई वाले को बोला कि मैं खुद सफाई कर लूँगा। एक टीचर आता था जो उनके लड़की को पढ़ाता था, उनका लड़का अंग्रेजी में काफ़ी कमज़ोर था, तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ, देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसलिए तुम कल से मत आना। उन्होंने कहा कि आपका लड़का बहुत कमज़ोर है, फेल कर जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के इतने सारे लड़के अंग्रेजी नहीं आती, सबके लड़के तो फेल कर जाएंगे, मेरा भी लड़का फेल कर जाएगा तो क्या होगा। उस जो आर्थिक दौर संकट से गुजर रहा है, मेरे भी लड़के को भी अधिकार नहीं करने के लिए टीचर को उन्होंने हटा दिया। इस तरह से लोगों को जागरूक किया देश की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। हाँ, एक चीज़ और भी हम लोग पढ़े हैं कि जब एक बार उनका लड़का सरकारी का जो प्रधानमंत्री थे तो उपयोग कर लिया, वो बहुत गुस्सा हुए। और शास्त्री जी जब पाकिस्तान कश्मीर के कुछ भागों में घुसा तो उस टाइम की जो परिस्थिति बनी, उस टाइम उन्होंने जो निर्णय लिया कि पूरा बॉर्डर को उन्होंने ओपन कर दिया, तो उस निर्णय को आप किस रूप में देख रहे हैं? शास्त्री जी ने जो निर्णय लिया, जब पाकिस्तान ने सोचा कि भारत आर्थिक हाल से गुजर रहा है, उन्होंने अचानक अटैक कर दिया कि कश्मीर को हासिल कर लिया। पहले वो कच्छ साइड में गुजरात के अटैक किया, उसके बाद जितने सेना के तीनों सेनाओं के हमारे जो नायक थे, प्रमुख थे, तो शास्त्री जी के पास आए। अचानक उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। शास्त्री जी ने आदेश दिया कि आपको जो मर्जी जल्दी जैसे हो वैसे आप लड़ाई को जारी रखिए, हमें क्या करना है ये बताइए। आप जैसे हो एकदम पूरे पाकिस्तान को ही कब्जा कर लीजिए। पूरी सेना को उन्होंने पूरे मनोबल बढ़ाया और खुली छूट दे दिया और इसका परिणाम हुआ कि हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ा और सैनिकों ने पूरे जो है आत्मशक्ति के साथ, साहस के साथ लड़ाई की और पाकिस्तान यहाँ तक कि लाहौर तक भी कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ये उम्मीद भी नहीं रखता था कि भारत के सैनिक जसपुर उन्होंने सेना पर मतलब सेना को सीमा पर जाकर मनोबल को बढ़ाया। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया, जिससे सेनाओं में जोश बढ़ा और सेना ने जी भर के पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ाइयाँ किया और हम लोग लाहौर को कब्जा किया, बहुत सारे क्षेत्रों में जमीनों को भारतीय सेना ने कब्जा किया। और दूसरी बात यह है कि इससे पाकिस्तान डर गया और अमेरिका के शरण में गया, रूस के शरण में गया कि जल्दी समझौता किया गया और उसी के परिणाम से ताशकंद समझौता हुआ जो 10 जनवरी 1966 को हुआ। ठीक है, उस समय पाकिस्तान का जो जनरल अयूब खान थे और देश में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ये बात रूस के ताशकंद में हुई थी। और इसमें शास्त्री जी ये चाहते थे कि जो जमीनें भारतीय सेना कब्जा की हुई है उस जमीनों को पुनः लौटाई न जाए, देना नहीं चाहते थे। वो कहते थे, जब सिग्नेचर किए उसके साथ में जो भारत से लोग गए हुए थे उनके कहने पर किए उन्होंने सिग्नेचर, वो करना नहीं चाहते थे। शास्त्री जी ये चाहते थे कि कम से कम पीयू के जो है पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत में रहे, उसको नहीं दिया जाए। लेकिन दबाव में आकर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, उसी दबाव में आकर अमेरिका के दबाव में आकर उससे भारत के साथ उनके साथ जो नेता गए थे वो दबाव डाल दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो केवल सिग्नेचर कर रहा हूँ लेकिन ज़मीन मैं नहीं दूंगा, ज़मीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही देगा। कभी इस पक्ष में नहीं थे कि कब्जा किया हुआ पाकिस्तान की ज़मीन को कभी दिया जाए। वो जब 2 जून 1964 में वो प्रधानमंत्री देश के बने और ये 10 जनवरी 1966 में उनका विवादास्पद मृत्यु, जो अभी हम उसको अभी तक विवाद ही है, उसका कोई एक मृत्यु हो गई। और इस दौरान उन्होंने इस छोटे से कार्यकाल में बहुत सारे क्रांति लाए। आपको हरित क्रांति आया और श्वेत क्रांति, बहुत सारी क्रांति उन्होंने लाई।
देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने इलाहाबाद में दिया कि किसान को भी जय और किसान भी दमखम से खेती में लगे और जवान को भी जय उन्होंने, क्योंकि जवान युद्ध सीमा पर लड़ते हैं। इसको आप किस रूप में देखते? शास्त्री जी के पहले मृत्यु के बारे में हम लोग चर्चा करें। जो ताशकंद में जो 10 जनवरी 1966 को 11 को उनकी डेथ समझौता हुआ, उसके बाद 11 तारीख को भी 11 मॉर्निंग में उनका 11 जून 1966 11 जनवरी 1966 को जो है उनका जो रात्रि 1:30 बजे के करीब में तबीयत खराब हुई। उस समय कुलदीप नैयर पत्रकार गए हुए थे। कुलदीप नैयर को लगा था कि शास्त्री जी को जरूर मानसिक चीज देख के लगा था कि टेंशन में है। तो एक बगल की कोई औरत थी, वो बताई कि तुम्हारा प्रधानमंत्री छटपटा रहा है, मरने की कगार है। तो उन्होंने कुलदीप नैयर जब उसके कमरे में गए तो देखे कि शास्त्री जी बिल्कुल नशे पड़े। बिल्कुल। दूसरा ये बात, कुछ लोग अंदाजा रहस्यमय ढंग की बिल्कुल रहस्यमय ढंग से, अभी पूरा क्लियर नहीं हो सका है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जो भारत का जो जीता हुआ जमीन जो है चली गई, सैनिकों ने मेहनत से जीता हुआ था, वो जमीन देने के बाद उनका जो है हार्ट अटैक किया, उन्होंने निधन हुआ। लेकिन बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये कहते हैं कि उनका शरीर जो है काफ़ी ढीला पड़ गया। अगर हार्ट अटैक होता तो उनका शरीर ढीला क्यों पड़ गया? कुछ विद्वानों का ये शक है कि शायद उनको जहर दिया गया। विद्वानों का नहीं, उनकी पत्नी का शक है। और बहुत सारे विद्वानों, जैसे मैं राजीव दीक्षित जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जहर दिया गया, उनका रसोईया रामनाथ का अपहरण कर दिया गया था, उसके बाद दूध में जहर मिला दिया गया था। उसके बाद उनके शव को जब लाया गया तो उनकी पत्नी जो ललिता शास्त्री जी थी, उन्होंने देखा तो पूरा शरीर नीला पड़ गया था और शरीर में नाभि के आसपास वो नीला पड़ गया था और वो कटा हुआ निशान था। तो उन्होंने शक व्यक्त किया, जांच की उन्होंने मांग किया शास्त्री जी की तरफ। उन्होंने कहा कि भाई जहर दिया गया, लेकिन ये रहस्य जो है बना हुआ है। कई कमेटियाँ राम मनोहर लोहिया जी ने जांच की मांग रखी हुई थी, लेकिन ये सब जो है कोई क्लियर नहीं हो सका कि शास्त्री जी का दिल का दौरा पड़ा था, जहर दिया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसका अभी ये रहस्य बना हुआ है। सर, अंत में हम हमारे दर्शक, हमारे पाठकगण आपसे जानना चाहेंगे, गांधी जी और शास्त्री जी में क्या समानता है? देखिए, दोनों का दो महापुरुष हमारे ऐसे जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और शास्त्री जी का 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। ठीक है, मैं शास्त्री जी का जो निवास स्थान था, जो अभी रामनगर में है, आप जाकर देखिए, बिल्कुल उसी तरह है। अप्रैल का घर है, आंगन है मिट्टी का, आज भी खटिया चूल्हा चौका उसी तरह रखा हुआ है। मैं उनके घर पर गया हुआ था 2017 में, महेंद्र लाल जी उनके देख रेख में थे। और मैं जब गुजर रहा था रामनगर में तो देखा कि रामनगर के एक राजा का भी किला है, उसको भी देखा। वहाँ पे लॉर्ड कर्जन बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उस राजा की तस्वीर थी। उस समय के अंग्रेजों ने जो शोषण किया, हिंदुस्तान को जो है नुकसान पहुँचाया, तो वहाँ पे हृदय एकदम जो है दुखी हुई कि हमारे देश के जो जमींदार है, राजा है, ये ब्रिटिशों से गले मिले हुए हैं। उसके बाद उसके बगल में शास्त्री जी का घर था। शास्त्री जी के जो खपरेल का मकान, तो वहाँ जाने के बाद अनायास ही सर छूट गया। वहाँ की मिट्टी को तिलक के रूप में धारण किया, उनके एक घर में बिताया। लग रहा था कि वाकई में ये एक स्वर्ग तीर्थराज है। तो उनकी दोनों महापुरुषों को देखिए, बिल्कुल उनके जीवन की सादगी से प्रतीत होती है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा, अपने घर का भी निर्माण नहीं करा पाया, उसी तरह घर होता है। तो महात्मा गांधी भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए और शास्त्री भी 2 अक्टूबर को। दोनों में समानता थी। महात्मा गांधी सत्य हिंसा को लेकर चलते थे। महात्मा गांधी ने जब देश की गरीबी को देखा तो अपने सूट बूट और टाई वाले ड्रेस को खोल कर और धोती लपेट लिया और देश सेवा में लग गए। और बिल्कुल शास्त्री जी भी वैसे एकदम धोती कुर्ता साधारण, जिस तरह आम जो है आदमी पहनता था, उस तरह रहते थे। खान पान भी बिल्कुल साधारण था। दोनों में सादगी थी। गांधी जी के सच्चे अनुयायी शास्त्री जी कहे जा सकते। महात्मा गांधी को उन्होंने सारे आंदोलन से जुड़ा, असहयोग आंदोलन से जुड़े, जेल गए। उसके बाद सविनय वगैरह नमक सत्याग्रह से जुड़े
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने जो गांधी जी का जो है साथ दिया, उसके बाद जो मरो या मारो का नारा जो दिया, उससे बहुत परिवर्तन आया। उसके बाद दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा शास्त्री जी की यह बात जो है मैं मानता हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उसने बिल्कुल जो है थोड़ा सा बिल्कुल गांधी की हिंसा से थोड़ा सा अलग उन्होंने पूरे वीरतापूर्वक आदेश चलाए थे और पाकिस्तान को धूल चटा दिया। तो शास्त्री जी वीरता में विश्वास रखते थे। दोनों महापुरुषों में जो है समानता, सादगी की समानता समान थी दोनों जो है। और शास्त्री जी ने माना, गांधी जी को आदर्श रूप में माना। अच्छा सर, हमारे आज की युवा शास्त्री जी से क्या सीख ले सकते हैं? शास्त्री जी ने 1927 में बिना दहेज की शादी उस समय की है, बिल्कुल। तो हमारे और बहुत सारे सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं था, तो वो जबकि देश के प्रधानमंत्री थे। आज की युवा को क्या सीख लेनी चाहिए शास्त्री जी से? शास्त्री जी के जीवन से सादगी, अनुशासन, प्रेम, पवित्रता और कड़ी मेहनत और देशभक्ति और देश के प्रति वफादारी की सबक आज के नौजवानों को लेनी चाहिए। शास्त्री जी का शादी जब वो ललिता शास्त्री जी से हुआ 1927-28 के करीब, उन्होंने दहेज में चरखा भी मांगा था। चरखा ही दहेज में उन्हें मिला हुआ था सब चीज़, ठीक है ना, बाकी कुछ लोग नहीं मिला था, ठीक। और बिल्कुल उनका जिस तरह जीवन था, ललिता जी ने उसी तरह उनके जीवन का निर्माण किया शास्त्री जी के जीवन का साथ दिया, ठीक। शास्त्री जी एक सब वरिष्ठ की दुनिया में रहता है। बाकी अगर रहते शास्त्री जी तो हिंदुस्तान का काया पलट हो जाता है। शास्त्री जी ने देश के जिस तरह किसानों के मनोबल को बढ़ाया, सेना के जवानों को बढ़ाया, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया, विदेशी कंपनियों को आने से रोका और देसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया। उसी तरह आज उतनी देशभक्ति हमारे नौजवानों को रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जो टाइटल था शास्त्री जी ने श्रीवास्तव का, जाति सूचक टाइटल का विरोध किया और शास्त्री लगाए। और उन्होंने कहा था कि एक देश का जब तक जो है आम आदमी जब तक जो है एक दूसरे के साथ उठ बैठ नहीं सके, गले नहीं लग सके, यानी ऊंच नीच की भावना खत्म नहीं हो सके, तब तक समझो कि हमारा देश उन्नतिशील नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने देश के आम आदमी से लेकर बड़े आदमी, जो भी हो, संपन्न आदमी, सभी को एक सूत्र में पिरोना चाहा, प्रेम और बंधुत्व के सूत्र में बांधना चाहा। इस शास्त्री जी की नीति थी। शास्त्री जी जैसा आदमी न कभी पैदा हुआ था, न कभी होगा। आज भी शास्त्री जी के जीवन पर, उनके आदर्शों पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर वाल्मीकि कुमार जी से शास्त्री जी के जीवन चरित्र और जीवन और राजनीतिक दर्शन के ऊपर। शास्त्री जी सादगीपूर्ण रह रहे थे, अपना जीवन बिता रहे थे, और जो उन्होंने अपने एज ए प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह अपने आप को पेश किया, आज अगर वो अगले 10 साल तक भी अगर प्रधानमंत्री होते तो देश की स्थिति ही कुछ और होती। शास्त्री जी के जो लड़के थे उनके बारे में तो हम यहीं पे कार्यक्रम को समेट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।